हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो डेली रीडर्स चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि इनकम टैक्स के ऊपर है। भाई यूनिट 1 लेके आए हैं हम। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस देखिए, यूनिट 1 इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स पढ़ेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका। तो इसमें देखेंगे क्या पढ़ना है हमें आज। भाई सबसे पहले पर्सन के बारे में देखेंगे, फिर एसएससी कौन होता है ये देखेंगे, इसके बाद देखेंगे डीम टू बी एसएससी, इसके बाद देखेंगे भाई असेसमेंट इन डिफॉल्ट, इसके बाद देखेंगे हम प्रीवियस ईयर, फिर देखेंगे असेसमेंट ईयर, लास्ट में देखेंगे हम एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर। भाई क्या क्या इसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के, तो सारा कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे हम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइज, जो भी हमारे चैनल पे नई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम थोड़ा टैक्स के बारे में जानेंगे। भाई थोड़ा टैक्स, वैसे इसको प्रॉपरली हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे कवर अप, लेकिन अभी थोड़ा जानकारी अंडरस्टैंड के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम टैक्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा क्या है। भाई देखो, टैक्स ना दो तरह के होते हैं आपके। एक तो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। भाई डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है बेसिकली? भाई डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है आखिरकार? भाई ये डायरेक्ट टैक्स वही टैक्स होता है जो आप डायरेक्ट पे करते हो। किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप डायरेक्ट पे करते हो। भाई देखिए, यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हो, विच इज़ पेएबल बाय एसएससी डायरेक्टली टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि एक एसएससी के द्वारा डायरेक्ट पे करा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। अब भाई ये सवाल उठता है, ये एसएससी कौन होता है? तो ये अभी प्रॉपर देखेंगे हम एसएससी के बारे में क्या होता है ये। तो इतनी बात समझ में आई भाई डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, कि भाई डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली पे करा जाता है एक एसएससी के द्वारा। किसको पे करा जाता है भाई? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो इतना समझ में आ गई। अब भाई इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो टैक्स होता है जो डायरेक्ट नहीं पे करा जाता, जिसको हम डायरेक्ट पे नहीं कर सकते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, हम डायरेक्ट पे नहीं कर सकते ना, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसका अपोजिट है ये, सिंपल सी बात है इसमें। तो भाई एक आसान सा रूल बताऊँ कि भाई जो हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, शॉपिंग वगैरह जो भी करते हैं उस पे, वैसे तो आजकल सब चीज़ों पे टैक्स है, जो भी आपका शॉपिंग वगैरह वगैरह जो करते हो उन पे टैक्स वगैरह लगता है ना, जो भी उन पे सामानों पे टैक्स लगता है वो आपका इनकम टैक्स में आता है। और डायरेक्ट टैक्स जो कि स्पेशल कहते हैं वो, कि भाई इतना टैक्स लगा है आपका, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। देख लेते हैं थोड़े इसके एग्जांपल के द्वारा कि भाई ये क्या हो सकते हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्स में आप कि जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे जो ये इनकम टैक्स है ये आपका डायरेक्ट टैक्स में आएगा, वेल्थ टैक्स होगा जो भी ये भी, और गिफ्ट टैक्स, ये सब चीज़ें आपकी डायरेक्ट टैक्स हैं। और जीएसटी, आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और वैट वगैरह, वैसे तो अब तो नॉर्मली जीएसटी के नाम से जाना जाता है ये। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। तो हमें अब सबसे पहले क्या देखना है भाई? पर्सन देखते हैं। भाई पर्सन कौन होता है? भाई देखिए पर्सन्स क्या होते हैं भाई। भाई आपको पता है कि भाई जो इनकम होती है बेसिकली, वैसे जो टैक्स होता है वो किस चीज़ पे लगता है? इनकम पे। जो टैक्स होगा वो इनकम पे लगेगा, इतनी नॉर्मल सी बात है। भाई ये इनकम किसकी है? ये इनकम है आपके पर्सन की, यानी कि इस पर्सन की जो इनकम है ना, इस पे टैक्स लगता है। तो इतनी बात समझ में आई। तो देखिए कौन होते हैं ये पर्सन, यानी कि हमें सिर्फ ये बताना है कि भाई किस किस की इनकम से हमें टैक्स लगेगा, किस किस की इनकम पे टैक्स लगेगा। तो देखिए सबसे पहले आएगा इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल कौन होता है भाई? मिस्टर एंड मिसेस, यानी कि कोई भी जो भी पर्सन है इंडिविजुअल, उनकी इनकम पे भी टैक्स लगेगा। एच यू एफ क्या होता है भाई? यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। भाई दुकानों पे ना साफ साफ लिखा होता है भाई मल्होत्रा एंड सन्स करके लिखा होता है। जो भी ये आप इससे पहचान कर सकते हो, जो भी कंपनी, जो भी बोर्डो वगैरह पे लगा होता है, दुकानों पे, शॉप वगैरह पे लगा होता है भाई एंड सन्स जो भी होगा वो एच यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा। अब बात करते हैं इनकी कंपनी की। भाई कोई भी कंपनी हो, बेसिकली मैं कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, इसमें इनसे जो इनकम हो रही है ना, इनकी जो, उस इनकम पे भी टैक्स आपका लगेगा भाई। फर्म यानी कि भाई पार्टनरशिप फर्म वगैरह जो भी होती है, इनकी फर्म पे जो, इनसे जो भी इनकम हो रही है इन पे भी आपका टैक्स लगेगा। इसके बाद आता है आपका एओपी, यानी कि भाई एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये एओपी और बीओआई यानी कि भाई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जो पर्टिकुलर काम के लिए कुछ काम किया,
पर्टिकुलर काम करने के लिए कुछ वो जुड़े सारे एक साथ हुए, लेकिन काम करने के बाद वो अलग हो गए, तो बेसिकली उस पर भी टैक्स आपका लगेगा। अब इसके बाद आती है आपकी लोकल अथॉरिटी। उसके बाद आती है आपकी लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होता है भाई? लोकल अथॉरिटी होता है आपका, जैसे हुआ एमसीडी वगैरह, एमसीडी हुआ, डीडीए हुआ, या फिर जीडीए हुआ। ये सारी जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, इनसे जो आपके पास इनकम वगैरह आ रही है, इनके ऊपर भी आपका टैक्स लगेगा। तो इसके बाद देखते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जो ऊपर कोई भी कवर नहीं हुआ ना, जो मैंने इतनी सारी चीज़ें ऊपर बताई, यानी कि जो भी नोट कवर कर लिया, जो भी ऊपर कवर नहीं हुआ, जो भी पर्सन वगैरह बच गया, जैसे भाई यूनिवर्सिटीज़ हुई, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई, कोई भी आईपी यूनिवर्सिटी हुई, या फिर आईसीएआई इंस्टीट्यूट हुआ सीए का, या फिर कोई भी लेगिस्लेचर, यानी कि भाई लेगिस्लेचर में कौन आते हैं? कोर्ट्स वगैरह, यूनिवर्सिटीज़, सारी इसमें कवर हो जाएंगी, वो आर्टिफिशियल में होगी। भाई कोई बाबा नाम की चीज़ होती है, जैसे संत बाबा होते हैं ना, तो उनको भी इनकम होती है, उनको भी भाई पैसे वगैरह जो मिलते हैं इनकम, तो उन पे भी आपको टैक्स लगता है। उनके ऊपर भी जो संत वगैरह बाबा होते हैं, उनको मैसेज कहते हैं, तो भाई उन पर भी टैक्स लगता है। वो कहीं में आएंगे, वो ऊपर तो कहीं में आएंगे नहीं, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएंगे आपके, वो आर्टिफिशियल पर्सन में सारे काउंट हो जाएंगे। तो बेसिकली पर्सन समझ में आए भाई। इन ये कितने हैं देखिए, इंडिविजुअल्स, मिस्टर एंड मिसेज, HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, AOP यानी कि भाई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये सारे आपके पर्सन्स में काउंट होंगे। बेसिकली पर्सन कौन होते हैं? जिनकी इनकम पे टैक्स लगता है। तो इतनी बात समझ में आ गई गाइस। इसके बाद देखते हैं आप SSC। भाई SSC कौन होता है? SSC देखिए काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ मैं। SSC कौन होता है भाई? SSC सबसे पहले बात करते हैं इसके सेक्शन की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 SSC को डिफाइन करता है। भाई SSC कौन होता है? SSC वो पर्सन है, बेसिकली आप वीडियो पूरी एंड तक देखिए जो कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। भाई SSC ना वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करता है, जो टैक्स पे करता है वो SSC है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई। SSC इज़ अ पर्सन। इसको देखिए इन पॉइंटों के द्वारा समझते हैं कि भाई SSC कौन हो सकता है। भाई SSC एक पर्सन है। कौन है ये? हु लायबल टू पे एनी टैक्स, जो कि एक टैक्स पे करता है, जो लायबल है एक टैक्स पे करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई भाई। जो एक टैक्स पे करने के लिए लायबल है वो आपका SSC होगा। तो भाई अब देखिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट है हु इज़ लायबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट भाई ये क्या कहता है कि भाई कोई भी इनकम नहीं हुई हमारी, क्या कोई भी पर्सन कहता है जिस पे टैक्स लगेगा, वो कहता है भाई कोई इनकम नहीं हुई तो हम कहाँ से दे टैक्स। भाई ऐसा नहीं है। जो पिछली बार इनकम हुई है ना, कोई बात नहीं इस बार नहीं हुई तो इनकम, जो पिछली बार इनकम हुई है ना तो उस पर तो टैक्स लगेगा, तो उस पर तुम्हें टैक्स देना होगा। तो आपका ये सेकंड पॉइंट कहता है जो ये भाई एक्ट में लिखा है, जो भी पिछली बार की इनकम है आपका टैक्स उस पर लग जाएगा। अब आपकी थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैव बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ हीज इनकम। देखिए असेसमेंट वर्ड आया, इसके बारे में मैं आपको अभी बता दूँ भाई क्या होता है ये असेसमेंट का आपका। भाई देखिए ये असेसमेंट क्या कहता है, ये असेसमेंट आपको मैं अगले पॉइंट में बताता हूँ क्या होता है। देखिए ये कह रहा है, ये वाला थर्ड पॉइंट कह रहा है आपका भाई कुछ भी बेनिफिट हुए ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी कि भाई कोई भी फ्रिंज बेनिफिट हुए, फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं इसको, यानी कि इसका मतलब है भाई नॉन रेगुलर बेनिफिट। कौन सा मतलब है इसका? नॉन रेगुलर। जो आपको बेनिफिट तो हो रहे हैं लेकिन रेगुलर वे में नहीं हो रहे, कभी कभी हो रहे हैं, कभी कभी नहीं हो रहे, तो इन पर भी आपका टैक्स लगेगा। ऐसे कौन से हो सकते हैं भाई? इंटरेस्ट वगैरह हुए, जैसे जो भी इंटरेस्ट वगैरह हुए उन पर भी आपका इंटरेस्ट वगैरह जो भी मिल जाते हैं बैंक के द्वारा, उन पर भी आपका टैक्स वगैरह लगता है। तो बेसिकली सिंपल सी बात ये है आपकी। अब बात करते हैं आपके फोर्थ पॉइंट पे। भाई फोर्थ पॉइंट क्या कहता है आपका? देखिए इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्म एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैव बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। ये आपका फोर्थ पॉइंट कहता है भाई किसी पर्सन का। तो देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है भाई कोई भी एक आदमी है, कोई भी एक पर्सन है,
भाई उसने ना अपनी वाइफ की इनकम पर टैक्स पे करा, कोई भी एक पर्सन है उसने अपनी वाइफ की इनकम पर टैक्स पे करा, वो करेगा पे, तो ना भाई ये माना जाएगा वो एक एसएससी है, वो एक एसएससी है, क्योंकि भाई उसने ना अपनी वाइफ का टैक्स पे करा है, क्योंकि वो इनकम जो हो रही है ना उसकी, तो वो उसकी मानी जाएगी, उसके हस्बैंड की, उस वाइफ की हस्बैंड यानी कि उस पर्सन की इनकम मानी जाएगी वो। हाँ, क्योंकि भाई वो उसकी वाइफ है इसलिए मानी जाएगी, और वो टैक्स पे करेगा इसलिए वो एसएससी माना जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट के बाद आपका देख लेते हैं इसका 5 पॉइंट, ये दोनों लास्ट पॉइंट है इसके। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्म एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैव बीन टेकन फॉर असेसमेंट फॉर द लॉस्ट स्टेन बाय हिम। देखिए क्या कहता है ये, भाई मेरे को लॉस हो गया, किसी को भी कोई भी पर्सन है भाई लॉस हो गया, उसने कहा भाई मुझे लॉस हुआ है, तो मैं कैलकुलेशन करेंगे भाई, हम कैलकुलेशन करेंगे कि भाई लॉस हुआ है या नहीं हुआ। भाई उसने कहा है भाई हमें लॉस हुआ है तो हम टैक्स पे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो कहेंगे इनकम टैक्स वाले कि भाई हम कैलकुलेशन करेंगे तुम्हें लॉस हुआ भी है नहीं, तुम असली इनकम बता रहे हो हमें या नहीं। तो अगर जो इनकम टैक्सेबल हुई तो टैक्स लग जाएगा, टैक्सेबल नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। तो देखिए ये असेसमेंट का केस है ना, मैंने आपको ये ऊपर भी कहा था कि भाई असेसमेंट वर्ड क्या है। भाई ये असेसमेंट वर्ड क्या है आपके लिए, ये असेसमेंट वर्ड कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन यानी कि भाई इसका मतलब है जांच पड़ताल करना, भाई आपके इनकम के बारे में जांच करना, चेक करना, सिंपल, कि भाई आप इनकम जो बता रहे हो वो सही है नहीं है, टैक्सेबल है या नहीं है, तो जांच पड़ताल करना होता है आपका असेसमेंट का मतलब ठीक है। तो भाई तो इसके बाद देखिए एसएससी कौन हो गया फिर, भाई जिसकी इनकम को एक्सेस किया जाता है, जिसकी इनकम को एसेस किया जाता है वो एक एसएससी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 6 पॉइंट देख लेते हैं आप, इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्म एनी प्रोसीडिंग, 6 पॉइंट आप देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्म एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैव बीन टेकन फॉर अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम। देखिए आपका 6 पॉइंट क्या कहता है, भाई देखिए काफ़ी टाइम ये होता है जैसे टीडीएस वगैरह होता है, जो कि इनकम से ना टैक्स पहले ही कट जाता है। इनकम कोई जॉब करता है पर्सन, उसको इनकम मिली, टैक्स पहले ही कट गया ना, तो ना वो टैक्स पहले कट गया तो कोई फालतू का टैक्स कट गया, मान लिया कि भाई 4,000 टैक्स कटना था, कट गया 5,000, तो वो कहते हैं कि अगर जो एक्स्ट्रा टैक्स कट चुका है ना तो वो आपको वापस मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, भाई आपका टैक्स फालतू कट गया तो आपको वो रिफ़ंड के केस में रिफ़ंड के उससे वापस मिल जाएगा। तो ये आपका 6 पॉइंट कहता है कि भाई टैक्सेबल है इनकम तो टैक्स दो, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं है इनकम तो टैक्स न दो। तो ऐसे ही समझ में आ गया गाइस कि भाई जो टैक्स पे करता है यानी जिसकी इनकम को एक्सेस किया जाता है वो आपका एसएससी होगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये था। अब बात करते हैं आगे, भाई आगे देखेंगे हम डीम टू बी एसएससी और एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। देखिए गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अभी नहीं करना, पूरी वीडियो देख लेने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस देखिए अब हम देखते हैं डीम्ड टू बी एसएससी। डीम्ड टू बी एसएससी क्या होता है, ये क्या होता है आखिरकार ये डीम्ड टू बी एसएससी। भाई डीम्ड मतलब क्या होता है, डीम्ड मतलब क्या होता है भाई मान लेना, क्या होता है इसका मतलब मान लेना, यानी कि भाई कुछ भी मान लेना, ये डीम्ड है, डीम्ड का मतलब होता है। हम देखिए आगे चैप्टर में एक पढ़ेंगे, एक चैप्टर आपका क्लबिंग ऑफ इनकम, ये आगे के चैप्टर में एक चैप्टर पढ़ेंगे हम क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इसको काफ़ी अच्छे से करेंगे, उसमें प्रॉपर वे में और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लेकिन बेसिकली मैंने ये आपको नाम बता दिया क्लबिंग ऑफ इनकम। तो देखिए ये क्या होता है आपका डीम्ड टू बी एसएससी। भाई डीम्ड टू बी एसएससी होता क्या है, देखिए डीम्ड का मतलब मैंने बता दिया भाई मान लेना, कौन माना जाएगा। देखिए भाई देखिए डीम्ड टू बी एसएससी क्या होता है, भाई इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूँगा। भाई एक पर्सन है जो किसी की इनकम के लिए एसएससी है, जो किसी की इनकम के लिए एसएससी है, मतलब भाई एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊँ। देखिए कोई भी व्यक्ति है भाई, उसकी वाइफ को ना प्रॉपर्टी से इनकम मिल रही है। प्रॉपर्टी से कैसे मिल रही है भाई, रेंट वगैरह पे दे रखे उसने, अपने होम वगैरह हाउस वगैरह जो भी कमरे वगैरह हैं उसने रेंट पे दे रखे, उसको वहाँ से इनकम मिल रही है। तो भाई उसको रेंट तो मिल रहा है, तो वो जो टैक्स है ना तो वो देखिए जो वो आपको वो प्रॉपर्टी है उससे इनकम किसको हो रही है, उसकी वाइफ को।
उसकी वाइफ को इनकम हो रही है ना, तो टैक्स किसको देना चाहिए, उसकी वाइफ को? ऐसा नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ना उसके हस्बैंड ने तो खरीद के दी है उसको, उसके हस्बैंड ने उसको खरीद के दी है, तो बेसिकली वो इनकम किसकी हुई, उसके हस्बैंड की, तो हस्बैंड को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपका कहता है डीम टू बी एसएससी की भाई जिसकी इनकम है ना वो टैक्स देगा, क्योंकि वो भाई प्रॉपर्टी किसकी थी, हस्बैंड की, हस्बैंड ने खरीद के दी है, तो इनकम किसकी हुई, वो उसके हस्बैंड की। तो इसलिए ये नहीं माना जाएगा कि भाई उसकी इनकम दोनों की अलग अलग है तो टैक्स कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इतनी बात समझ में आई डीम टू बी एसएससी क्या है। तो अब बात करते हैं हम एसएससी इन डिफ़ॉल्ट की। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट ये वाला केस देखते हैं। तो गाइस देखिए एसएससी इन डिफ़ॉल्ट क्या होता है भाई, जो इनकम, मान लिया कि भाई एक पर्सन जॉब करता है, उसकी इनकम है 50,000, तो उसको मिली कितनी, 45,000, 45,000 उसको दी गई। तो भाई बात आई 5,000 कहाँ पे गया, तो भाई अब सामने बात आई भाई 50,000 इनकम मिले 45,000, तो भाई 5,000 कहाँ पे गया, तो उसका टीडीएस कट गया वो, यानी कि जो इनकम से पहले ही कट जाता है ना, तो आपका वो टीडीएस हो जाता है। तो भाई उसके 5,000 जो कटे ना, तो वो टीडीएस था। तो उसने जो जो 5,000 तो कट गए, उन्होंने पहले ही काट लिए जो, तो उनको ना वो टैक्स जो कटा है ना, उनको देने होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को। अगर जो उन्होंने नहीं दिया या फिर वो उन्होंने टैक्स काटा नहीं, तो वो माने जाएंगे हमारे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट केस। अगर जो उन्होंने वो टैक्स वगैरह जो भी काटा है उन्होंने जॉब वालों ने, तो उन्होंने आगे वो पे नहीं करा ना, गवर्नमेंट वगैरह जो भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन्होंने पे नहीं करा, तो वो कौन माने जाएंगे, हमारे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, ये उनका केस हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं गाइस, इतना समझ में आने के बाद भाई प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं, क्या होते हैं आगे ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात करते हैं अब। तो गाइस देखिए आपको पता होगा कैलेंडर ईयर क्या होते हैं। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है भाई, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। और फाइनेंशियल ईयर यानी कि अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं जिसको भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ये फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हैं। तो ये इसकी डेट होती है आपकी 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये बेसिक नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको, वैसे ये पता होगा। तो भाई देखिए प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है भाई, इनकम, क्या बोला मैंने, इनकम, यानी कि भाई इसमें ना इनकम आती है प्रीवियस ईयर में, क्या आती है आपकी, इनकम। कौन सी इनकम, इसमें वो इनकम आती है जिस पे टैक्स लगने वाला है, जिस पे टैक्स लगने वाला है। यानी कि भाई देखिए इसको रीड करके देखते हैं एक बार। भाई प्रीवियस ईयर इज़ द ईयर कंप्राइज ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। यानी कि कोई भी मान लिया भाई 2019 को मान लिया इनकम हुई इस साल, तो इसको जो टैक्स लगेगा ना अगली साल लगेगा, वो नेक्स्ट ईयर में आपका टैक्स लगेगा। वो कौन सा ईयर होगा आपका, असेसमेंट ईयर। जिस साल पे टैक्स लगेगा वो असेसमेंट ईयर, और जोन सी इनकम पे लगा वो आपका प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर को भी रीड करके देख लेते हैं एक बार। भाई इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्स्ड इफ एप्लीकेबल इज असेसमेंट ईयर। समझ में आई गाइस, नॉर्मल आसान सा था ये। भाई प्रीवियस ईयर जिसमें इनकम थी जोन सी, और जोन सी इनकम पे टैक्स लगा जिस साल लगा वो असेसमेंट ईयर। तो इतना होने के बाद अब इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो जान लेते हैं। तो भाई प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शंस क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं आपको कि भाई अगले साल ना दे के टैक्स इस साल ही दो, अगले साल टैक्स ना दे के इस साल ही दो, जिस दिन इनकम कमाई उस दिन ही टैक्स आपका लगेगा। तो ये आपके कहते हैं एक्सेप्शंस। इसको दूसरी तरीके से भी एग्ज़ाम में दे देते हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान से समझना होगा। तो देखिए फर्स्ट एक्सेप्शंस क्या आता है भाई, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। भाई कोई बाहर का व्यक्ति है, इंडिया से बाहर का व्यक्ति है, वो इंडिया में आके अपना बिजनेस वगैरह जो भी कर रहा है अपनी इनकम कमा रहा है और चलता बन रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, कहेंगे भाई तू इस साल ही टैक्स देगा, क्या पता बाद में आए या ना आए, तो तू टैक्स साथ के साथ दे के जा जो भी तूने इनकम कमाई। इसमें देखिए रेट भी लिख रखा है मैंने कि भाई 7.5% यानी कि न तो टैक्स देना बनता है उसका, तो साथ के साथ टैक्स देगा वो। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं इसका, इनकम ऑफ पर्सन लीविंग इंडिया। भाई कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है, कह रहा है मैं वापस नहीं आऊँगा, तो भाई जो जितनी भी उसने अभी तक इनकम कमाई है ना उस पर टैक्स दे के जा, तो वो भी आपका उसी साल में जिस साल में इनकम कमाई है वो टैक्स दे के जाएगा। तो थर्ड पॉइंट आपका आएगा एओपी। एओपी यानी कि भाई
अभी बताया मैंने, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और BOI आर्टिफिशियल जुडिशल, जो भी एक पर्पस, कुछ भी पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस काम करने के लिए ये इकट्ठे हुए थे, काम पूरा हो गया, ये चलते बन रहे हैं, नहीं इनको भी टैक्स साथ के साथ देना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं अब आपका, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। भाई कोई भी है वो, उन ससुर ने कहा कि, एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूँगा, भाई किसी के ससुर ने कहा भाई वाइफ, तेरी वाइफ आने वाली है तो बहू आने वाली है, उसके नाम पे कर देते हैं आधी प्रॉपर्टी, टैक्स से बच जाएंगे। ऐसा नहीं है, तो वो भाई पागल थोड़ी ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, वो कह रहे हैं अगर जो तुम ट्रांसफ़र भी करोगे ना अपनी प्रॉपर्टी तो उस पर टैक्स लगेगा। तो इतनी बात समझ में आई। अब 5 पॉइंट देख दिया भाई। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, किसी ने काम चालू कर रखा था वो बंद कर दिया अचानक, तो भाई वो बंद कर दी, उसकी कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशन वर्क हो, प्रोफेशन वर्क यानी कि भाई CA वगैरह हो, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह चला रहा हो, वो बंद कर दिया, डिसकंटिन्यूएशन हो गया, तो भाई उस पर भी टैक्स लगेगा। तो आई होप आपको ये चारों पाँचों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, वीडियो में इतना ही था, ये वाली वीडियो इतनी थी गाइज़। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में गाइज़। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।